नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया होंगे। बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं औषधियों के बारे में और उनके उपयोग के बारे में। पहली बात तो इस वीडियो में हम जो मेडिसिन्स होती हैं उनके सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ हम सॉल्ट पढ़ेंगे उनके, हम किसी मेडिसिन का ब्रांड नेम नहीं पढ़ेंगे। पहली बात तो ब्रांड नेम या कंपनी का नेम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उनके बारे में, सॉल्ट के बारे में बताएंगे। कंपनी का नेम आपको जो बढ़िया लगे उस कंपनी का इंजेक्शन आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको अच्छा रिजल्ट दे। सीधी बात ये है। तो दूसरी बात, इस वीडियो में हम अभी डोज रेट नहीं बताएंगे मेडिसिन की। डोज रेट जैसे जैसे हम डिजीज़ पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, वैसे वैसे बीमारी के अनुसार हम आपको डोज रेट बताते जाएंगे मेडिसिन की। मेरे हिसाब से वो बेस्ट रहेगा आपके। तो साथियों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनाल्जेसिक से। एनाल्जेसिक दर्द निवारक औषधियाँ होती हैं। ये दर्द को कम करने वाली दवाएं होती हैं, दर्द को कम करती हैं ये दवाएं। दूसरी होती हैं एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक बुखार या शरीर के उच्च तापमान को कम करने वाली दवाएं होती हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन आप सब जानते हो, ये टर्म्स इन्फ्लामेशन होती है, ये सूजन के लिए यूज ली जाती है। सूजन के लिए यूज ली जाती है इन्फ्लामेशन। तो जो औषधियाँ सूजन को कम करती हैं, इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी औषधियाँ कहलाती हैं, जो सूजन को कम करती हैं। आप देखोगे कहीं पर सूजन आएगी तो सूजन के साथ, अगर कहीं चोट लगेगी वहाँ पर सूजन आएगी तो सूजन के साथ लालिमा भी आएगी, मतलब वो लाल पड़ जाएगा स्थान, और वहाँ पर इरिटेशन, जलन भी होगी। तो जब हम एंटी इन्फ्लामेटरी औषधि देंगे तो उस स्थान की लालिमा भी कम होगी, क्योंकि वो सूजन को कम करेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी औषधियाँ, और वहाँ पर जलन भी, इरिटेशन भी कम होगी। फिर उसके बाद आती हैं नसेड्स, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नसेड्स में तीनों गुण होते हैं, यानी कि एनाल्जेसिक, दर्द निवारक का भी गुण होता है, एंटीपायरेटिक, बुखार को भी कम करती हैं, और एंटी इन्फ्लामेटरी, सूजन को भी कम करती हैं। ये नसेड्स औषधियाँ कौन कौन सी हैं? ये कॉम्बिनेशन में आती हैं, जैसे मेलोक्सिकैम एंड पैरासिटामोल। पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन है मेलोक्सिकैम के साथ। आइबुप्रोफेन एंड पैरासिटामोल, और ये आती है फ्लुनेक्सिन मैग्लुमाइन। ये फ्लुनेक्सिन मैग्लुमाइन कॉलिक के उपचार में भी यूज ली जाती है। कॉलिक यानी कि पेट दर्द के उपचार में भी फ्लुनेक्सिन मैग्लुमाइन यूज ली जाती है। तो आपने देखा नसेड औषधियाँ। यहाँ अपन मेन औषधियों के बारे में पढ़ रहे हैं जो अपने फील्ड में ढंग से यूज़ होती हैं, जिनको अपन मतलब ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं। मेलोक्सिकैम एंड पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन एंड पैरासिटामोल, और फ्लुनेक्सिन मैग्लुमाइन। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब आती हैं आपकी एक्वॉलिक्स। एक्वॉलिक्स, यूट्रोटॉनिक्स या ऑक्सीटोसिक्स। ये औषधि क्या करती हैं? गर्भाशय या गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन को बढ़ाने वाली औषधियाँ हैं। एक्वॉलिक्स, यूट्रोटॉनिक्स या ऑक्सीटोसिक्स गर्भाशय या गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन बढ़ाने वाली औषधियाँ हैं। ये क्या करती हैं? गर्भाशय की जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं गर्भाशय की, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देती हैं, यानी कि संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देती हैं। अब ये औषधियाँ कब और क्यों काम में ली जाती हैं? गर्भाशय में संकुचन बढ़ाने का कारण क्या होता है? ये औषधियाँ कब और क्यों काम में ली जाती हैं? जहर को बाहर निकालने के लिए। कभी कभी क्या होता है, आरोपी की स्थिति बन जाती है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जिससे जहर या अपरा है वो बाहर नहीं आता। तो उस स्थिति में हम ये एक्वॉलिक्स दे सकते हैं। सामान्यतः अपरा
4 से 5 घंटे में आ जाता है, 4 से 5 या 6 घंटे में आ जाता है। लेकिन कभी कभी इतने टाइम में बाहर नहीं आता, तो हम एक्वॉलिक्स यूज़ में ले सकते हैं। 6 से 8 घंटे तक हम एक्वॉलिक्स यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर पर बाहर नहीं आता तो 12 घंटे के पश्चात हाथ से जेर निकालते हैं। हाथ से जेर को निकालते हैं। तो साथियों, ये एक्वॉलिक्स जेर को बाहर निकालने के लिए यूज़ में ली जाती है, पहली बात तो। दूसरी बात, गर्भाशय की सफाई के लिए भी इन्हें यूज़ में लिया जाता है। माना कि जेर का एक टुकड़ा गर्भाशय में रह गया, भैंस के ब्याहने के बाद जेर का कोई टुकड़ा गर्भाशय में रह गया। अब वो टुकड़ा क्या करेगा, गर्भाशय में मवाद बना देगा, पस मवाद बना देगा, पस बना देगा गर्भाशय में। पस बनने के बाद में उस पस को अगर बाहर निकालना है तो हम एक्वॉलिक्स का यूज़ ले सकते हैं मवाद को। वैसे तो उस स्थिति में फिर हम इंट्रायूट्राइन ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन हम ये एक्वॉलिक्स भी यूज़ में ले सकते हैं अगर सामान्य परिस्थिति है तो अब पढ़ेंगे हम ये कौन कौन सी एक्वॉलिक्स औषधियाँ। तो एक्वॉलिक्स औषधियाँ हैं ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसे PGF2 अल्फा बोलते हैं, अर्गोमेट्राइन, और कई सारी सिरप्स भी आती हैं, लिक्विड फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है। लिक्विड फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद में आती हैं टोकोलाइटिक्स या यूट्राइन रिलैक्सेंट्स, जो गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन कम करने वाली औषधियाँ होती हैं। गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन को कम करने वाली औषधियाँ होती हैं टोकोलाइटिक्स या यूट्राइन रिलैक्सेंट्स। इन्हें क्यों देते हैं, जब कभी गर्भपात की स्थिति हो जाती है तो गर्भपात को रोकने की स्थिति में हम ये टोकोलाइटिक्स यूज में लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, माना हमारी एक भैंस है, बफेलो है, 3 या 4 महीने की वो प्रेग्नेंट है, और अचानक से वो पतली जेरी डालने लगती है और ऐसे सिम्टम्स दिखाने लगती है कि गर्भपात होने वाला है। तो उस स्थिति में हम ये टोकोलाइटिक्स या यूट्राइन रिलैक्सेंट्स देते हैं गर्भपात को रोकने के लिए। ये कौन कौन से होते हैं, जब गर्भपात में जब गर्भाशय में संकुचन होगा तो उस समय फिर हम संकुचन को रोकने के लिए टोकोलाइटिक्स यूज में लेंगे। टोकोलाइटिक्स कौन कौन से हैं, प्रोजेस्टेरोन, जैसे हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के नाम से जो मार्केट में उपलब्ध है। हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन के रूप में कई इंजेक्शन आते हैं, कई ब्रांड नेम से आते हैं। और दूसरा साल्बुटामोल भी हम यूज में ले सकते हैं। और जो सभी नसेड औषधियाँ वो होती हैं वो सारी टोकोलाइटिक की तरह कार्य करती हैं, यानी कि सभी नसेड औषधियाँ टोकोलाइटिक की तरह कार्य करती हैं। फिर आती हैं डायूरेटिक्स, मूत्र निकासी एवं मूत्रकायतन को बढ़ाने वाली औषधियाँ डायूरेटिक्स कहलाती हैं। मूत्र की निकासी एवं मूत्र के आयतन को बढ़ाने वाली औषधियाँ। कभी कभी क्या होता है, ऑडिमा बन जाता है, कहीं गांठ बन जाती है शरीर में, तो उस ऑडिमा को ख़त्म करने के लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं डायूरेटिक्स, जो मूत्र के स्राव को बढ़ा देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इस स्थिति में हम डायूरेटिक्स लगाते हैं। दूसरी बात, जब कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होने की स्थिति में हम डायूरेटिक्स यूज में लेते हैं। डायूरेटिक्स कौन सी होती हैं, डायूरेटिक्स आती है एक फ्रोसिमाइड, जो मार्केट में उपलब्ध है, अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में उपलब्ध है। सॉल्ट आता है फ्रोसिमाइड। फिर आती हैं साथियों कास्टिक ड्रग्स,
स्थानीय ऊतकों को नष्ट करने वाली औषधि होती हैं कास्टिक ड्रग्स। कास्टिक ड्रग्स का यूज़ कब किया जाता है? सींग रोदन के समय हॉर्नबर्ड को नष्ट करने के लिए कास्टिक ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तिल या मस्से को हटाने के लिए, कहीं तिल होता है या मस्सा होता है, उसको हटाने के लिए कास्टिक ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। एम्पुटेशन के समय, जैसे कभी टेल एम्पुटेशन कर रहे हैं या फिर हॉर्न एम्पुटेशन कर रहे हैं, तो एम्पुटेशन के समय ये यूज़ में ली जाती है कास्टिक ड्रग्स। मृत ऊतकों को शरीर से हटाने के लिए भी कास्टिक ड्रग्स यूज़ में ली जाती हैं। कास्टिक ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं? एक आती है कास्टिक पोटास KOH, और एक होती है कास्टिक सोडा NaOH। फिर आती हैं एनहाइड्रोटिक्स, पसीने के स्राव को कम करने वाली औषधियाँ होती हैं एनहाइड्रोटिक्स। फिर आती हैं ब्लड कोगुलेंट्स। ब्लड कोगुलेंट्स रक्त का थक्का जमाने वाली औषधियाँ होती हैं। ये आती हैं विटामिन K और फिब्रिनोजन। इनको अधिक रक्त स्राव की स्थिति में दिया जाता है। जब ब्लडिंग ज़्यादा हो उस स्थिति में ब्लड कोगुलेंट्स का यूज़ किया जाता है। फिर औषधि आती हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकाई एवं ब्रोंक्यूल्स को फैलाकर श्वसन की प्रक्रिया को सुगम बनाने वाली औषधियाँ। ये ब्रोंकोडाइलेटर्स औषधियाँ होती हैं, ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को फैला देती हैं, जिससे श्वसन की प्रक्रिया सुगम हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, श्वसन मार्ग बंद हो जाता है, तो उस स्थिति में ब्रोंकोडाइलेटर्स औषधियाँ दी जाती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं? एक आती है थियोफाइलिन, एक है मोंटेलुकास्ट और एक है साल्बुटामोल। फिर आती हैं एंटासिड औषधियाँ। अमाशय में HCl को उदासीन करके pH बढ़ाने वाली औषधियाँ। कभी कभी क्या होता है, अमाशय में HCl ज़्यादा हो जाता है, यानी कि अमाशय एसिडिक हो जाता है, तो उस स्थिति में एंटासिड औषधियाँ दी जाती हैं, जैसे NaSCO3। एक आती है एंटी फ्रोथिंग या एंटी फोमिंग ड्रग्स। ये औषधियाँ आफरे के उपचार में यूज़ ली जाती हैं। जब आफरे की स्थिति होती है उसको ठीक करने के लिए एंटी फ्रोथिंग या एंटी फोमिंग ड्रग्स यूज़ में ली जाती हैं, जैसे साइमेथिकॉन या ब्लोटोसिल मार्केट में उपलब्ध है। जब आफरा ज़्यादा हो जाता है तो ये औषधियाँ यूज़ में ली जाती हैं। एक आती है डाइमेथिकॉन, ये औषधियाँ आफरे के उपचार में यूज़ में ली जाती हैं। एंटी डायरियल ड्रग्स, दस्त रोकने वाली औषधियाँ एंटी डायरियल ड्रग्स होती हैं। इसमें ज़्यादातर सल्फर समूह की औषधियों को यूज़ में लिया जाता है, जैसे सल्फाडिमिडिन। एक औषधि होती है लोपेरामाइड भी एंटी डायरियल ड्रग है। और हम देते हैं एक्टिवेटेड चारकोल भी दस्तों को रोकने में सहायक है। तो ये सारी औषधियाँ हैं जो दस्तों को रोकने में सहायक हैं। फिर पढ़ते हैं हम लग्जेटिव। मल की सामान्य निकासी को प्रेरित करने वाली औषधियाँ होती हैं लग्जेटिव औषधियाँ। जब पशु कभी कभी क्या होता है कि पशु का मल है वो बाहर नहीं आ पाता या सूख जाता है, उस स्थिति में मल की निकासी के लिए जो औषधियाँ देते हैं वो ये लग्जेटिव औषधियाँ होती हैं, जैसे लिक्विड पैराफिन होती है, MgSO4 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे हम बोलते हैं वो होता है। फिर आती हैं एंटीएमेटिक्स, उल्टी रोकने वाली औषधियाँ। उल्टी को रोकने वाली औषधियाँ कौन कौन सी होती हैं? एक होती है ओंडासिट्रॉन या ओंडास्टिरोन, एक होती है ओंडासिट्रॉन और एक होती है डोमपेरिडोन। ये दो औषधियाँ हम उल्टियों को रोकने के लिए यूज़ में लेते हैं। एंटीबायोटिक्स, सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को रोकने या नष्ट करने वाली औषधियाँ एंटीबायोटिक्स होती हैं। इन्हें हम यहाँ पर 3 टाइप में बांटेंगे। एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम, जो ओनली ग्राम पॉजिटिव पर काम करेंगी या फिर ग्राम नेगेटिव पर काम करेंगी, मतलब ओनली एक पर काम करेंगी, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव पर काम कर लें या फिर नेगेटिव पर काम कर लें। ग्राम पॉजिटिव पर काम करने वाली नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन कौन सी हैं? पेनिसिलिन ग्रुप ग्राम पॉजिटिव नैरो स्पेक्ट्रम में आता है, और एरिथ्रोमाइसिन ये भी ग्राम पॉजिटिव नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आता है। ग्राम नेगेटिव नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। मतलब ये औषधियाँ केवल ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं पर कार्य करेंगी और स्ट्रेप्टोमाइसिन केवल ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं पर कार्य करेगा। अब आती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम
एंटीबायोटिक्स, जो ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विपरीत कार्य करती हैं, जो ग्राम पॉजिटिव पर भी अपना प्रभाव दिखाएंगी और ग्राम नेगेटिव पर भी अपना प्रभाव दिखाएंगी। वो होती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये होती हैं जैसे सल्फर ड्रग्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, एंड्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टेट्रासाइक्लिन्स। एंड्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स आते हैं जैसे OTC, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। फिर हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम, जो ग्राम पॉजिटिव पर भी अपना कार्य दिखाएंगे, ग्राम नेगेटिव पर भी अपना कार्य दिखाएंगे और स्यूडोमोनास पर भी अपना कार्य दिखाएंगे। ये तीनों के विपरीत कार्य करती है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जैसे जेंटामाइसिन और अमीकासिन। ये कैसी हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। फिर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण औषधियों से संबंधित बिंदु, जैसे CPM, क्लोरफेनरामिन मैलेट, या इसको हम एबेल भी कहते हैं। ये क्या करता है? एलर्जिक रिएक्शंस को रोकता है। CPM जो होता है एलर्जिक रिएक्शंस को होने से रोकता है। CPM जो है अपना क्लोरफेनरामिन मैलेट, जिसे हम एबेल भी कहते हैं। एक इंजेक्शन आता है आइवरमेक्टिन। ये परजीवी संक्रमण के इलाज में सहायक है। त्वचा से संबंधित विकारों में उपयोगी है, यानी कि त्वचा से संबंधित जैसे कभी कभी कहीं घाव हो जाता है तो वहाँ पर ये परजीवी संक्रमण नहीं होने देता है। कभी कभी जूं, चिचड़े या फिर कोई और समस्या हो जाती हैं तो ये उनको भी हटा देता है। तो ये स्किन के लिए बेस्ट इंजेक्शन है पशुओं में, आइवरमेक्टिन। फिर आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये औषधि विटामिन की पूर्ति करती है और ये लीवर एक्सट्रैक्ट। फिर आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट भी कई मार्केट में आती है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी आते हैं। ये मैं आपको सारी मेडिसिन बता रहा हूँ, ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी आते हैं और बॉलस के फॉर्म में भी आते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इंजेक्शन के फॉर्म में देना चाहते हो या फिर इनको बॉलस के फॉर्म में देना चाहते हो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यह औषधि विटामिन की पूर्ति करती है और ये लीवर एक्सट्रैक्ट के संयोजन के साथ आती है। इसमें क्या होता है? लीवर एक्सट्रैक्ट भी आता है इंजेक्शन में, जो अपन लाते हैं मार्केट से, उनमें लीवर एक्सट्रैक्ट का संयोजन भी आता है जो लीवर के लिए अच्छा रहता है, जो एंटीबायोटिक्स के प्रभाव से लीवर को बचाती है। ये क्या करती हैं? जैसे हम कोई बीमारी का इलाज करते हैं, अब उसमें हम जैसे कोई बीमारी का इलाज करते हैं तो उसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स के साथ में अगर हम इनको देंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को, तो ये एंटीबायोटिक्स के जो लीवर पर विपरीत प्रभाव हैं उनको कम कर देंगी। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्लस लीवर एक्सट्रैक्ट जो इंजेक्शन हम देते हैं वो, तो ये एंटीबायोटिक्स के प्रभाव को क्या करती हैं? कम करती हैं और एंटीबायोटिक्स के प्रभाव से लीवर को बचाती हैं। फिर हम पढ़ते हैं एंटीबायोटिक औषधि सेप्ट्राजोन प्लस साल्वेक्टम संयोजन में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कई ब्रांड नाम से मार्केट में उपलब्ध है, जो कि एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। बिल्कुल, सेप्ट्राजोन साल्वेक्टम एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है जो कई ब्रांड नाम से मार्केट में उपलब्ध है। इस सेप्ट्राजोन और साल्वेक्टम दोनों के संयोजन में आती है। सेप्ट्राजोन साल्वेक्टम की एंटीबायोटिक बेस्ट एंटीबायोटिक मानी जाती है अपने ट्रीटमेंट में। फिर अत्यधिक रक्तस्राव की स्थिति में कार्बाजोक्रोम सालिसिलेट लगाते हैं। अगर माना कहीं ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है तो उस रक्तस्राव को रोकने के लिए हम जो इंजेक्शन लगाएंगे वो इंजेक्शन लगाते हैं कार्बाजोक्रोम सालिसिलेट। ये सॉल्ट होता है इंजेक्शन में, कार्बाजोक्रोम सालिसिलेट। फिर घोड़े में आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का उपयोग नहीं करते हैं और एल्बेंडाजोल फेनबेंडाजोल औषधि भी बहुत कम मात्रा में देते हैं और मुंह के रास्ते ही देते हैं। यानी कि जो घोड़ा होता है उसमें हम आइवरमेक्टिन इंजेक्शन बिल्कुल यूज़ में नहीं लेते हैं, क्योंकि जो घोड़ा है वो इसके प्रति रिएक्टिंग होता है। अगर हम उसको आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगा देते हैं
तो उसमें रिएक्शन हो जाएगा आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का, इसलिए घोड़े में आइवरमेक्टिन इंजेक्शन बिल्कुल यूज़ नहीं देते हैं। और अगर एल्बेंडाजोल फेनबेंडाजोल औषधि भी देंगे, अगर हम घोड़े में डिवर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल औषधि भी देंगे तो केवल इतनी डोज देंगे जितनी हम ह्यूमन में देते हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में हम डोज देंगे, ह्यूमन की बराबर डोज देंगे हम घोड़े में एल्बेंडाजोल फेनबेंडाजोल की। कुत्तों में भी कभी भी पैरासीटामोल का उपयोग नहीं करते, कुत्तों में भी कभी भी पैरासीटामोल यूज़ में नहीं लेते हैं, क्योंकि वो भी इसके प्रति रिएक्टिंग होते हैं, रिएक्शन दिखा देते हैं। पाचन तंत्र से संबंधित रोगों के उपचार में एंटीबायोटिक का उपयोग ना करें। पाचन तंत्र से संबंधित अगर कोई बीमारी है, अगर कोई डिजीज़ है, तो हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ में नहीं लेते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स रूमन में माइक्रोफ्लोरा की कमी कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं एंटीबायोटिक्स का जब हम यूज़ लेते हैं तो, जिससे किनमन की क्रिया स्लो हो जाती है, इसलिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ में नहीं लेते हैं पाचन तंत्र से संबंधित कोई अगर डिजीज़ हो जाए तो। अब साथियों, हमने सभी डिजीज़ को पढ़ा, अब एक बार हम देख लेते हैं कि अगर कोई पशु है उसको हाई फीवर हो जाता है तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उस स्थिति में। माना कि कोई पशु है उसको हाई फीवर हो गया, अब सबसे पहले हाई फीवर कोई ना कोई वायरल या फिर बैक्टीरियल डिजीज़ होगी जिसकी वजह से हुआ है, तो सबसे पहले हम इसके ट्रीटमेंट में, माना कि कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है तो उसके ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाएंगे। जैसे हमने इंजेक्शन लगाया, बड़ा पशु है, भैंस है बड़ी, तो उसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने इंजेक्शन लगाया OTC, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, OTC 20 ml IM रूट से। फिर दूसरा हम इंजेक्शन लगाएंगे, जैसे बुखार है तो बुखार को कम करने के लिए हम लगाएंगे मेलॉक्सिकैम प्लस पैरासीटामोल 20 ml हमने ये लगा दिया। फिर एक इंजेक्शन लगाया एबल, ये जिसको हम CPM कहते हैं, 10 ml IM। फिर एक इंजेक्शन लगाया B कॉम्प्लेक्स 10 ml IM। इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट देते हैं, इस प्रकार से हम मेडिसिन को यूज़ में लेते हैं फील्ड में। सामान्यतः हम ये तरीका यूज़ में लेते हैं। अब ये जो डोज रेट है ये आपकी ये डोज रेट है ये आपकी डिपेंड करती है कि पशु बड़ा है या छोटा है, उस अनुसार हम ये डोज रेट देते हैं। बॉडी वेट के अनुसार डोज रेट का निर्धारण किया जाता है। धन्यवाद साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।